हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू जी सेंट्रिक। स्टार्ट करने जा रहे हैं हम नया टॉपिक वेव गाइड। ठीक है, और ये जो टॉपिक है छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है। और क्वेश्चन जो आते हैं वो सिंपल से हैं, कुछ कंसेप्ट हमें सीखने हैं, उसके बाद कुछ फॉर्मूले निकल करके आएंगे उन्हीं कंसेप्ट से रिलेटेड, उन्हें याद रखने का तरीके साथ साथ मैं बताता चलूँगा। और फिर क्वेश्चन जो बन करके आएंगे उन क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करेंगे और आराम से इसमें आप कॉन्फिडेंस लेकर के आ सकते हो इस टॉपिक। और ये मैं पहले ही बताया था मैंने पिछले लेक्चर में कि गेट के अलावा ये बाकी पीएसयू एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में। हालांकि गेट में कन्फर्म वेव गाइड से क्वेश्चन आए इसकी गारंटी नहीं है, बट हाँ ज़्यादा चांस है कि क्वेश्चन बन करके आए। ये भी नहीं है कि बहुत कम चांस है क्वेश्चन बन करके आए, ज़्यादा चांस है मीन्स मोर देन 50%, 60-70% चांस है कि इससे क्वेश्चन बन करके आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेव गाइड टॉपिक हम। सबसे पहले व्हाट इज़ वेव गाइड। वेव गाइड क्या होता है? एक मेटेलिक ट्यूब होती है। अब आप ट्यूब की बात करोगे तो आपके माइंड में तो ट्यूब का मतलब ऐसा कुछ आता है ना कि ये सिलेंड्रिकल कुछ ऐसा है ट्यूब, ठीक है, और बीच में होलो कुछ होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा कुछ सिलेंड्रिकल शेप हो, इस तरह से गोल हो, कुछ और शेप भी हो सकती है। मतलब होता क्या है एक्चुअल में, ये कोई होलो मेटेलिक ट्यूब होती है। होलो मतलब अंदर से फ्री स्पेस होगा या कोई डाइलेक्ट्रिक होगा और बाहर में मेटल होगा। ये मेटेलिक जो शेप हो सकती है, इसके क्रॉस सेक्शनल शेप अगर हम देखें तो ऐसे सर्कुलर शेप हो सकती है, ऐसे अगर सिलेंड्रिकल ट्यूब हुई तो ये, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डिफाइन, वेवगाइड इज होलो मेटेलिक ट्यूब ऑफ विच वॉल्स आर मेड विद परफेक्ट कंडक्टर। जो इसकी वॉल्स हैं चारों तरफ की वो परफेक्ट कंडक्टर से मेड होंगी एंड फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक और फ्री स्पेस। बीच में डाइलेक्ट्रिक होगा, लेकिन अगर कभी क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन हो तो इन जनरल बाय डिफॉल्ट जो होता है वो फ्री स्पेस होता है, तो फ्री स्पेस होगा। अब जो क्रॉस सेक्शनल शेप है इसका, उस क्रॉस सेक्शनल शेप के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप की ये वेवगाइड हो सकती है। जैसे यहाँ पे अगर आप क्रॉस सेक्शनल शेप देखें तो ये किस तरह से, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो ये हुई रेक्टेंगुलर वेवगाइड। ये वाली वेवगाइड हुई रेक्टेंगुलर। चलिए यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप है, तो ये हुआ सिलेंड्रिकल वेवगाइड। सर्कल का शेप दिख रहा है ना आपको, तो हम इसको बोलेंगे सर्कुलर वेवगाइड, नहीं बोलते ना फिर इसको सिलेंड्रिकल वेवगाइड, ठीक है। अगर ये एलिप्स का शेप बन रहा है इस तरीके से, है तो सर्कल टाइप का ही इस तरह से, बट वो इस तरह से दब गया है थोड़ा सा, ठीक है, एलिप्स ही होता था। तो ऐसे केस में इस वेवगाइड को हम बोल देते हैं एलिप्टिकल वेवगाइड। कौन सा वेवगाइड? एलिप्टिकल वेवगाइड। और अगर ये रेक्टेंगल की बजाय इसका हाइट विड्थ दोनों सेम हो तो एक स्क्वायर बनेगा, तो इसको हम बोल देंगे स्क्वायर वेवगाइड। और मैंने बताया कि इस वेवगाइड के जो वॉल्स हैं, चाहे ये चारों तरफ का सिलेंड्रिकल वॉल हो सर्कुलर शेप में, या ये स्क्वायर के ये टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट में ये आ रहे हो, ये वाली राइट में और ये वाली लेफ्ट में, इस तरीके से आ रहे हो, या इस तरह से ये इलिप्टिकल शेप में हो या इस तरीके से क्यूबिकल शेप में हो, तो ये वॉल्स होते हैं ये बनी होती हैं परफेक्ट कंडक्टर से। अब हम देखते हैं सारी पिक्चर कैसे बनती है। मान के चलिएगा कि मैं इस जो ये मेरी वेवगाइड थी, इस वेवगाइड को इधर से व्यू कर रहा हूँ, ठीक है, इस साइड से व्यू कर रहा हूँ मैं इसका, ठीक है। तो इस साइड से व्यू करूंगा तो एक तो मुझे ऊपर एक मेटल की प्लेट दिखेगी और एक नीचे मेटल की प्लेट दिखेगी। तो मैं साइड से व्यू कर रहा हूं तो मेटल की एक प्लेट ये दिख रही है और नीचे वाली मेटल की प्लेट एक ये दूसरी दिख रही है, ये मेटल की प्लेट्स हैं। अगर यहाँ पर जो इस वाले एंड्स की बात करें हम, देखो ये चारों तरफ वॉल्स होगी, ये ओपन होंगे, ये वाला एंड ओपन होगा, ये वाला एंड ओपन होगा, यहाँ से कोई वेव आ सकती है, उधर कोई वेव जाएगी। मतलब ये एक वेव को एक एंड से एंट्री होगी वेव की, मतलब एक एंड साइड में सोर्स होगा और वो वेव आगे बढ़ते हुए जा रही है, दूसरे एंड पर पहुंचेगी, वो दूसरी साइड में लोड होगा। अब कैसे वेव का ट्रेवल हो रहा होता है ये समझते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ सोर्स है, यहाँ पे क्या है? सोर्स है। अब उस सोर्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो सकता है सीधी जाए। अगर सीधे ही जा रही है फिर तो यहाँ पर जो ये वेवगाइड है इसका कोई मतलब ही नहीं रह गया, यहाँ डेस्टिनेशन पर मिल गई है। लेकिन अगर ये सीधे नहीं आ रही हो, बल्कि सोर्स से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो वो उस तरफ जा रही हो, उस तरफ जा रही हो, अगर वो वेव उस तरफ जा रही है तो हमारे लोड तक कहाँ तक पहुंचेगी? हमें डेस्टिनेशन यहाँ है, डेस्टिनेशन तक पहुंचाना था, लेकिन वेव उधर जा रही है, तो वेव डेस्टिनेशन की डायरेक्शन में है ही नहीं, वेव तो इस तरफ जा रही है। लेकिन ये जाते जाते बीच में क्या आ गया? ये हमारी वेवगाइड की ऊपर वाली अपर वॉल आ गई, जो कि परफेक्ट कंडक्टर से बनी हुई है। परफेक्ट कंडक्टर के केस में याद आ रहा होगा रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट -1,
फुल्ली रिफ्लेक्ट होती थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट -1, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए +1 ऐसा होता था। तो यहाँ पर जब ये वेव इंसिडेंट होगी, ऑब्लिक इंसिडेंट हो रहा है ना, यहाँ पर ये फुल्ली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हुए बीच में तो फ्री स्पेस या डाइलेक्ट्रिक है, फ्री स्पेस हुआ तब तो लॉस नहीं हो रहा होगा, बिल्कुल लॉसलेस प्रोपेगेशन हो रहा होगा। लेकिन कोई डाइलेक्ट्रिक मेटल फील्ड है बीच में तो कुछ लॉसी प्रोपेगेशन हो रहा होगा, धीरे धीरे इसका स्ट्रेंथ जो है कम होता जा रहा होगा। लेकिन फिर भी मैं मान के चलूं बहुत कम लॉस है, तो यहां तक पहुंच गई, कामयाब हो गई यहाँ पर पहुंचने में। अब उसके बाद ये भी परफेक्ट कंडक्टर है, परफेक्ट कंडक्टर पर अगर वेव इंसिडेंट हुई तो वापस से फुल्ली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस तरह से ये अभी मैंने ये थोड़ी डिस्टेंस पे मान लिया है, ये ऐसे ही जाते हुए इस तरह से रिफ्लेक्शन बाय रिफ्लेक्शन होते हुए हमारे दूसरे वाले एंड से निकल जाएगी। दूसरे वाला एंड ही हमारा डेस्टिनेशन तक है, वहां तक हमें वेव को ट्रांसमिट करना था, वो ट्रांसमिट हो गई। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि सोर्स हमारा यहाँ पे, डेस्टिनेशन यहाँ पे ना हो बल्कि इधर हो, तो या तो वेव गाइड ऐसे सीधे हो, लेकिन वेव यहाँ से जो निकल रहा है सोर्स, वो वेव गाइड ऐसे हो रहा है, तो फिर क्या होगा, ये आगे जाके मुड़ जाए ऐसे। कोई बात नहीं, अगर ये मुड़ रही होगी, देखिएगा इसको आप समझिएगा, एक इस तरह से जनरली जो बेंच वगैरह बनती है उसमें इस तरह से पाइप होता है ना, एक इस तरह का रेक्टेंगुलर शेप का, उस पाइप को थोड़ा मोड़ दीजिए आप, ठीक है, तो वो इधर से ऐसे मुड़ा हुआ है, ऐसे कुछ, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर रिफ्लेक्शन जो यहाँ से हुआ होगा वो आगे जा करके यहाँ इंसिडेंट होगी, जितने एंगल से इंसिडेंट हुआ है रिफ्लेक्शन, फिर उतने एंगल से रिफ्लेक्शन, फिर ऐसे ऐसे पहुंच रही होगी। तो वेव ओवरऑल हमारे सोर्स से हम डेस्टिनेशन तक पहुंचा रहे हैं, गाइड करके लेके जा रहे हैं, उसको घुमा फिरा के गाइड कर रहे हैं कि हाँ भाई वेव अब इधर जा इधर जा इधर जा, ऐसे गाइड करके लेके जा रहे हैं। इसलिए इस डिवाइस को हम बोल दे रहे हैं वेव गाइड, जो वेव को गाइड कर रही है। और कैसे गाइड हो रही है वेव, रिफ्लेक्शंस बाय रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन हो रहा है, फिर वापस रिफ्लेक्शन हो रहा है, फिर वापस रिफ्लेक्शन हो रहा है, बैक एंड फोर्थ रिफ्लेक्शन हो रहा है। इस तरह से सोर्स से डेस्टिनेशन तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को गाइड करके हम लेके गए। लेकिन इसके लिए शर्त क्या रही हमारी शर्त रही कि बीच में जो मेटल हो वो बहुत कम लॉस प्रोवाइड करने वाला हो। अगर लॉसी प्रोपेगेशन हुआ तो थोड़ी डिस्टेंस के बाद जाके स्ट्रेंथ खत्म, फिर डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा ही नहीं। या तो लॉसलेस हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लॉसलेस होने का मतलब अंदर में जो मेटल भरा हुआ हो वो फ्री स्पेस हो, या अगर कोई डाइलेक्ट्रिक फील्ड भी कर दिया तो ऐसा हो जो कम लॉस के साथ हो, मीन्स जिसकी कंडक्टिविटी बहुत कम हो। प्रैक्टिकली जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती भी है, ठीक है। और साथ में कंडीशन ये है कि हमारे ये जो वॉल्स हैं वो परफेक्ट मेटल की बनी हो। अगर ये परफेक्ट कंडक्टर है तभी तो फुल रिफ्लेक्ट होगा। अगर ये परफेक्ट कंडक्टर नहीं होता बल्कि ऐसा कंडक्टर होता जिसकी कंडक्टिविटी लार्ज तो है लेकिन इनफाइनाइट नहीं है, मतलब बहुत लार्ज नहीं है, थोड़ी ही लार्ज है, देन उस केस में क्या होता है कि रिफ्लेक्शन होने के साथ साथ कुछ ट्रांसमिशन भी होता है। अब किसी और एंगल से हो जाए ट्रांसमिशन, उससे मतलब नहीं है, तो कुछ पार्ट ऑफ स्ट्रेंथ आगे ट्रांसमिट हो जाता है। मान लो ये जितना आ रहा है, पावर जितना आ रहा है वो P है, तो यहाँ पे हो सकता है 0.8 P ही रह जाए, 0.2 ऑफ P आगे ट्रांसमिट हो जाए। फिर 0.8 P में से भी कुछ हो सकता है थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर ट्रांसमिट हो जाए, क्योंकि ये परफेक्ट कंडक्टर नहीं है, तो ये 0.8 P की जगह 0.65 P ही रह जाए। ऐसे धीरे धीरे कम हो सकता है। तो लॉस होने के पीछे रीजंस क्या हो सकते हैं, एक तो हमारे जो कंडक्टर हैं ये परफेक्ट कंडक्टर ना हो, दूसरा हमारा जो प्रोपेगेशन हो रहा है मीडियम के अंदर वो बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो लॉसी हो। तो हम ये कहेंगे कि आइडल वेवगाइड जो होते हैं वो परफेक्ट कंडक्टर के बने होते हैं और बीच में फ्री स्पेस या लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब प्रैक्टिकली हम बात करें तो परफेक्ट, चलिए ये तो हम फ्री स्पेस फील्ड मान भी लेंगे, बट परफेक्ट कंडक्टर प्रैक्टिकली पॉसिबल होता ही नहीं है। कंडक्टर परफेक्ट होने का मतलब क्या होगा, जिसका सिग्मा इनफाइनाइट हो। तो हम दूसरे ऑप्शन सब्स्टिट्यूट ढूंढेंगे। फिर भाई मैं कह रहा हूं कि परफेक्ट कंडक्टर से बनाना है, आप बना के लाइए वेवगाइड। आप फिर ऐसा कंडक्टर ढूंढेंगे ना कि जिसकी कंडक्टिविटी इनफाइनाइट तो ना हो लेकिन बहुत लार्ज से लार्ज हो, जितनी लार्ज हो सकती है उतनी लार्ज हो। हाई कंडक्टिव मटेरियल्स देखेंगे आप। तो अगर मेरा क्वेश्चन है कि हाई कंडक्टिव मटेरियल आयरन हाई कंडक्टिव मटेरियल है या सिल्वर जिसको चांदी बोलते हो आप, जिसके जेवर बनते हैं, वो हाई कंडक्टिव है, तो आप बोलोगे चांदी ज़्यादा कंडक्टिव है। और गोल्ड भी हाई कंडक्टिव है, गोल्ड हाई कंडक्टिव है, आयरन की बजाय गोल्ड हाई कंडक्टिव है, सिल्वर हाई कंडक्टिव है। तो इसका मतलब मुझे ये वेवगाइड की जो वॉल्स हैं जो ये बनाना है मेरे को, वो किससे बनाऊँ, मैं चांदी से बनाऊँ या सोने से बनाऊँ। कुछ ज़्यादा महंगा नहीं हो जाएगा सौदा,
बहुत महंगा हो जाएगा। मुझे एक वेव को मान लो 4 मीटर की डिस्टेंस तक भेजना है, तो एक पाइप बनाना है जो 4 मीटर लेंथ का हो। वो पाइप की साइज क्या होगी वो भी अभी डिस्कस करने वाले हैं हम, लेकिन फिर भी अभी मैं रफली बता देता हूं, आगे रीजन साइज समझेंगे हम कि जो ये अगर मैं रेक्टेंगुलर वेवगाइड मान के चलता हूं एक बार, ठीक है। अच्छा मैं एक चीज बता दूं, ये डिफरेंट टाइप की वेवगाइड्स होती हैं, लेकिन हमें जो हमारा सिलेबस है गेट का उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो पढ़नी है वो रेक्टेंगुलर वेवगाइड ही डिस्कस करनी है, बाकी के फेयर में नहीं पढ़ना है। बाकी अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन या आपने माइक्रोवेव पढ़ा होगा सब्जेक्ट कुलकर्णी बुक से पढ़ा होगा, या जो भी आपने मैथ्यू को नहीं लिया वो बुक से पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसमें सिलेंड्रिकल वेवगाइड और ये सब भी हैं डिस्कशन में, लेकिन गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें केवल फोकस करना है रेक्टेंगुलर वेवगाइड पर, ठीक है। तो जो रेक्टेंगुलर वेवगाइड है इसकी जो डायमेंशंस होती हैं, ये हाइट या ये जो विड्थ है ए या बी, मैं इनको कंसिडर कर रहा हूं, ये हमारी जो वेव ट्रांसमिट हो रही होगी उसकी वेवलेंथ का बाई 2 के ऑर्डर में होती है। अब उसके बाई 2 के ऑर्डर में होंगी तो मतलब वेवलेंथ अगर मान लो, अभी मैं एग्जांपल लेके बता रहूंगा आगे, वेवलेंथ मान लो हुई 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब करीब करीब ये मार्कर की साइज 12 सेंट, हाँ करीब इतना मान लीजिए, 10 सेंटीमीटर इतना मान लीजिए, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर साइज इतना है, ठीक है। और फिर 10 सेंटीमीटर इतना आपको साइज का बड़ा पाइप बनाना है आपको। अगर मैं वेवलेंथ 10 सेंटीमीटर मान के चलना, सॉरी हाफ करना है 5 सेंटीमीटर, इतना बड़ा पाइप आपको बनाना है सोने का, महंगा नहीं पड़ जाएगा। तो फिर क्या करते हैं हम, बनाते हैं आयरन का। ये फिर आयरन का बनाएंगे तो लॉस होगा, बट उस आयरन का जो बनाया उस पर कोटिंग कर देंगे, किसकी कोटिंग कर देंगे हम, हरे हरे चांदी की, हरे हरे नोटों की। अच्छा ये ग्रीन कलर है, मतलब यह है कि हम गोल्ड या सिल्वर कोटेड जो अंदर अंदर लेयर लगा देंगे उसकी। अब लेयर की थिकनेस पतली सी होगी और हम बोल रहे हैं कि ये हाई कंडक्टिव मटेरियल है। हम जानते हैं हाई कंडक्टिव मटेरियल के अंदर वैसे भी प्रोपेगेशन नहीं हो सकता, वैसे भी हम बोलते हैं ना कि स्किन तक ही जा सकता है, तो उसके ऊपर चाहे आयरन लगाओ चाहे लकड़ी का भी बनाओ, क्या फर्क पड़ता है। लकड़ी को भी आपने अगर कोट कर दिया अंदर की तरफ गोल्ड से तो अभी काम चल जाएगा। हालांकि लकड़ी के बजाय फिर हम आयरन इसलिए यूज में लेते हैं क्योंकि स्ट्रेंथ भी देना होता है हमें, ऐसा नहीं कि गल जाए हमारा वेवगाइड, ठीक है। तो हम इस तरीके से मेटल से, किसी मेटल से बनाएंगे लो कॉस्ट वाले, और उसको फिर कोट कर देंगे हाई कॉस्ट वाले मेटल से, जैसे सिल्वर से या गोल्ड की कोटिंग कर देंगे, जिससे कॉस्ट भी कम हो जाए। ये चीज भी एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा, आगे रीजन भी समझेंगे हम इसका कि वेवगाइड की जो डायमेंशंस होती हैं वो λ/2 के ऑर्डर में होती हैं, ठीक। अब चलिए हम इससे पहले एक टर्म समझ चुके थे TEM। अब इसके अलावा ये TEM आपको याद आ रहा होगा, पिछले जो यूनिट थी उसी में कहीं पर ये टर्म आई थी, कुछ क्वेश्चंस में भी ये टर्मिनोलॉजी हम यूज में ले रहे थे। अब इसी को हम डिस्कस करेंगे। तो ये आता है हमारा टाइप्स ऑफ वेव प्रोपेगेशन। ये टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन ऑफ वेव प्रोपेगेशन नहीं है, जैसे हम बोलते थे ना टाइप्स ऑफ पैरेलल पोलराइज्ड वेव प्रोपेगेशन, परपेंडिकुलर पोलराइज्ड वेव प्रोपेगेशन। ये पोलराइजेशन का टाइप नहीं है, ये वैसे ही टाइप ऑफ वेव्स प्रोपेगेशन। वेव किस किस टाइप की हो सकती है। तो फर्स्ट इज TEM, T फॉर ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स, और ट्रांसवर्स मीन्स परपेंडिकुलर। ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मान लो जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों के दोनों ट्रांसवर्स हो, परपेंडिकुलर हो। किसके परपेंडिकुलर हो? टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। किसके परपेंडिकुलर? टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो तो उसको हम बोलते हैं T। फॉर एग्जाम्पल लेट वेव इज प्रोपेगेटिंग इन Z डायरेक्शन। अगर वेव Z डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रही है, मैं मान के चल रहा हूं Z डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रही है, तो फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इन जनरल होता है ना E वेक्टर इक्वल टू कुछ X डायरेक्शन में भी हो सकता है EX मान ले रहा हूँ, कुछ Y डायरेक्शन में भी हो सकता है EY मान ले रहा हूँ, कुछ Z डायरेक्शन में हो सकता है, कुछ भी कंपोनेंट हो सकता है EZ। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड H वेक्टर कुछ X डायरेक्शन में भी हो सकता है, कुछ Y डायरेक्शन में भी हो सकता है, और कुछ Z डायरेक्शन में भी हो सकता है। अगर मेरी वेव TEM है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो Z डायरेक्शन में अगर वेव प्रोपेगेट कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड
की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए, मींस जेड डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, जेड डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए मींस ये वाला कंपोनेंट जीरो होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड का भी जेड डायरेक्शन वाला कंपोनेंट जीरो होना चाहिए। तो TEM वेव के लिए जेड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और जेड कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दोनों जीरो होंगे अगर जेड डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट करिए। समझने वाली बात कही हमने। ऐसे ही कुछ डिफरेंट और TEM के अलावा वेव होती हैं। चलिए समझते हैं, आगे बढ़ के इसको देखते हैं और कौन कौन सी वेव्स होती हैं। तो हमने जो ये TEM वेव समझ लिया है। इससे पहले के जो प्रोपेगेशन हमने डिस्कस किए थे, एक तो हमने सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझी थी कि किसी भी मीडियम के अंदर प्रोपेगेट हो रही हो। मीडियम से फर्क बस ये पड़ता था कि E और H का रेशियो मीडियम के इम्पीडेंस के इक्वल होता था। E और H के बीच में फेज डिफरेंस मीडियम के थीटा ऑफ नीटा के इक्वल होता था। ठीक है, नीटा के ऊपर डिपेंड करता था। और जो प्रोपेगेशन कांस्टेंट होता था उसका जो अल्फा वाला पार्ट है वो प्रोपेगेशन जब हो रहा है तो अटेन्यूएशन कैसे हो रहा होगा उसके अकॉर्डिंग बता रहा होता था। और फेज कैसे चेंज हो रहा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का, वो हमें बता रहा होता था। चले उन सबको डिस्कस करते हमने समझा था कि वेव की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन E क्रॉस H डायरेक्शन में होती थी। E क्रॉस H डायरेक्शन में होती थी। कोई से भी साइकिल की बात करें तो ये जो प्रोपेगेशन था, इस प्रोपेगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी हमेशा। ठीक है, तो ये TEM वेव है। ये मैं TEM वेव के एग्जांपल्स देख रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पर TEM वेव प्रोपेगेशन होता है। उसके बाद हमने 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन समझी थी। एक ये वायर है और ये दूसरा कंडक्टर वायर है। एक इंस्टेंट पर हाई पोटेंशियल पे लो पोटेंशियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन समझ में आ रही होगी आपको ब्लू कलर में। मैग्नेटिक फील्ड करंट ऐसे जा रहा होगा इस कंडक्टर में, यहाँ से लौट के ऐसा आ रहा होगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन समझ में आ रही होगी। H की डायरेक्शन और E की डायरेक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट करके E क्रॉस H सोर्स से लोड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता था। इनवर्ड डायरेक्शन में डॉट से मैं शो कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें भी डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन जो सोर्स से लोड था उसके हमेशा कहीं पर भी देख लीजिए आप, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉर्मल है उसके, कहीं पर भी देख लीजिए इनवर्ड डायरेक्शन के नॉर्मल है ना, इनवर्ड वाली डायरेक्शन के नॉर्मल है। और इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी, और मैग्नेटिक फील्ड भी आप टेंजेंशियल बना के कहीं पे भी देख लीजिए। टेंजेंशियल बनाया आपने, ये डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन के नॉर्मल है। यहाँ के अलावा अगर टेंजेंशियल यहाँ बनाओगे ये भी तो डायरेक्शन अंदर की डायरेक्शन के तो नॉर्मल है ना हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ट्रांसवर्स है। 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन में भी TEM वेव ही प्रोपेगेट होती है। नेक्स्ट कोएक्सियल केबल अगर हम देखें, कोएक्सियल केबल में एक हाई पोटेंशियल पर कंडक्टर है, दूसरा सिलेंड्रिकल कंडक्टर लो पोटेंशियल पर है किसी इंस्टेंट पर। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ब्लू कलर में मैंने शो करा है। मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पर अगर हम देखें, करंट ऐसे जा रहा होगा ना इसमें से, तो ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे हो रही है। E क्रॉस H सोर्स से लोड की डायरेक्शन, सोर्स से लोड की डायरेक्शन ये है। ये किसी और भी जगह पर देखोगे समझोगे ये भी TEM वेव है। तो ये TEM वेव थे जो अभी तक के डिस्कशन की हम बात करते थे। अब इसके अलावा भाई आप बात करोगे TEM, आपने तो रूल बताया था कि हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट E क्रॉस H। तो इसीलिए कहीं पर भी आपने देखा E क्रॉस H से हिसाब से कहा कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट हो रही है। फिर ये ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मतलब जो TEM ना हो तो उनमें से एक TE वेव। टी वेव में क्या होगा, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक वेव, मतलब ट्रांसवर्स मींस परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक केवल इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट जो है वो ट्रांसवर्स नहीं है। तो एग्जांपल वही मान के चल रहा हूं मैं, लेट वेव इज प्रोपेगेटिंग इन जेड डायरेक्शन, वही अगर हम कंसीडर करें जेड डायरेक्शन में, तो इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जेड डायरेक्शन में जीरो होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, बट मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में नॉन जीरो जरूर होगा। कुछ ना कुछ जेड डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही है उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जरूर होना चाहिए। अगर मैग्नेटिक फील्ड भी उस डायरेक्शन में जीरो हुआ तब तो वो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो जाएगी। या अगर TEM वेव की बात करें, नाम से अब ये भी समझ गए होंगे आप, इस केस में ट्रांसवर्स कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड। तो वेव अगर प्रोपेगेट कर रही है जेड डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में कुछ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ तभी तो ट्रांसवर्स नहीं है, बट मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसवर्स है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में कुछ भी नहीं होगा। एक्स वाई में कुछ भी हो सकता है बट जेड डायरेक्शन में जीरो होगा। अब आप बोलोगे ऐसी कौन सी वेव हो सकती है, ये हमारे जनरल रूल को तो फॉलो कर ही नहीं रही। तो अभी हम चलते हैं वेव गाइड पे। वेव गाइड में ये मैंने समझाया था कि हमें घुमा के वहां लेके जाना है। अभी हाल फिलहाल हम यहाँ की बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ हमारा जो वेव का प्रोपेगेशन हो रहा है वो यहाँ से सोर्स चल के यहाँ से यहाँ तक तो ऐसे हो रहा है। फिर आगे वाले पार्ट में क्या इस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट हुई है, नहीं, बल्कि वो इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट हुई है। लेकिन केवल इतने जो ड्यूरेशन, इतने जो आप लेंथ की बात करोगे उसमें इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रही है। फिर अगली लेंथ में अलग डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रही है।
अगर मैं वेव के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन ये बोलूं तो गलत बात है, वेव तो इधर जा रही है। अगर मैं वेव के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन नहीं बोलूं तो गलत बात है, वेव तो इधर जा रही है। तो एक्चुअल में वेव के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन हम बोलेंगे रिजल्टेंट डायरेक्शन। सोर्स इस टर्मिनल पे इस वेवगाइड के और डेस्टिनेशन इस टर्मिनल पे, तो एक्चुअल में सोर्स से डेस्टिनेशन की जो डायरेक्शन है वो ये वेव की ये डायरेक्शन है। एक्चुअल में वेव नहीं है, ये वर्चुअल मान के चल रहा हूं मैं। एक्चुअल में वेव इस ऐसे चल रही है, लेकिन ये जो है ये रिजल्टिंग डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन है। मैं बोल सकता हूं ना कि वेव जो यहां पर थी थोड़ी देर बाद आगे बढ़ते हुए यहां पहुंच गई है, इसका मतलब वेव इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट हुई होगी। रिजल्टिंग डायरेक्शन है। वैसे अगर अलग अलग इंस्टेंट पर देखें तो यहाँ है डायरेक्शन, फिर आगे यहाँ से यहाँ तक में कुछ अलग डायरेक्शन है, ये रिजल्टिंग डायरेक्शन है। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये कंसीडर कर रहे हैं। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मान के चलना है मेरे को। कैसे है? मैं मान के चलता हूँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। चले मैग्नेटिक फील्ड आप बताएंगे फिर कैसे होगा। वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, आप बोलेंगे वेव जिस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन में रख लो आपने राइट हैंड का थंब। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उस डायरेक्शन में ई हो जाएगा, और इसको क्लोज करके देखो, जिस डायरेक्शन में क्लोज करना है आपको उस डायरेक्शन में एच हो जाएगा, तो एच हो रहा होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। समझ में आता है? एच होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पर इंसिडेंट होने के बाद ये रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है परफेक्ट कंडक्टर के लिए? -1। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट -1 किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फेज बिल्कुल चेंज हो जाएगा, बट मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या होगा? यही +1। अगर मैग्नेटिक फील्ड के लिए +1 है तो मैग्नेटिक फील्ड सेम फेज में रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड पहले भी बाहर आ रहा था, अब भी बाहर आ रहा होगा रिफ्लेक्ट होने के बाद। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? मैग्नेटिक फील्ड तो हमें समझ में आ गया, डायरेक्शन इस डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट हो रही है उस डायरेक्शन में तो सबसे पहले थंब रख लिया जाए। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन में बंद करना है आपको। कहां से होना चाहिए? इधर से होना चाहिए ना, E क्रॉस H डायरेक्शन ऑफ वेव, E क्रॉस H ये डायरेक्शन ऑफ वेव, तो E इस डायरेक्शन में होना चाहिए। इसका मतलब समझ में आता है बात? चलिए वापस मान के चलते हैं, यहीं से वापस रिफ्लेक्शन होगा विद रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट में समझ में आते हैं। मैग्नेटिक फील्ड तो सेम डायरेक्शन में रहेगा। अब E कैसे होगा आप समझ सकते हैं। मेरा रिप्लाई देखने के बजाय खुद से रिप्लाई करिएगा, देखेगा E ऐसे होगा, E क्रॉस H, तभी तो डायरेक्शन ऑफ वेव ऐसे आएगा, E ऐसे होगा। चलिए आप अब कहीं पर भी यहां से लेके यहां तक में जाते हुए देखें, वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, देखिएगा वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, आप यहां से लेके यहां तक के पार्ट की बात करो, चाहे से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर आ रहा है। आप इधर यहां से लेके यहां तक की पार्ट बात करो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर आ रहा है। आगे बात करो मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन के नॉर्मल है कि नहीं है? मीन्स ट्रांसवर्स है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन ये है। इलेक्ट्रिक फील्ड को आप इन दोनों फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हो। मीन्स ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के नेगेटिव डायरेक्शन में कंपोनेंट है। अगर ये डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन z है तो z डायरेक्शन की चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, बट z डायरेक्शन में कंपोनेंट तो है ना, इस Ez की नेगेटिव वैल्यू आ रही है, z डायरेक्शन में नेगेटिव के साथ आ रहा है। मीन्स जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट हो रही है उस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट कुछ ना कुछ है, चाहे पॉजिटिव है नेगेटिव है, जीरो नहीं है। अगर मैं यहां से लेके यहां तक की पार्ट की बात करता तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट पॉजिटिव आ रहा होता है, यहाँ की बात करता है नेगेटिव, यहाँ पे बात करूंगा वापस से नेगेटिव, क्योंकि रिफ्लेक्शंस के साथ टेंजेंशियल कंपोनेंट का फेज चेंज होता भी है ना। ये हमारी इंटरफेस है जिसपे इंसिडेंट हो रहा है, इसके नॉर्मल कंपोनेंट का फेज चेंज हो रहा है, देखिए टेंजेंशियल का चेंज हो रहा है। जो टेंजेंशियल है इसके वो पहले इस तरफ था, अब उस तरफ हो गया। जो अब इस तरफ है इस पे इंसिडेंट होने के बाद वो अब इस तरफ हो गया, टेंजेंशियल का फेज चेंज हो रहा है। ओवरऑल बात मेरी ये है कि डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई ना कोई कंपोनेंट है। सो इन वेवगाइड इट इज नॉट TEM वेव बट इट इज TM वेव, इट इज नॉट TEM वेव, इट इज TM वेव। और देखिए एग्जांपल एक बार, चलिए अब इसमें देखिएगा वेव इंसिडेंट हो रही है इस तरीके से, वही परफेक्ट कंडक्टर है हमारा, ठीक है। यहां पर अगर मैं इलेक्ट्रिक, ये डायरेक्शन ऑफ वेव है तो जरूर थोड़ी है मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन मानूं, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी मान सकता हूं ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, डायरेक्शन ऑफ वेव ये है, डायरेक्शन ऑफ वेव की डायरेक्शन में थंब रखें हम, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इस तरह से रखें, तो H कैसे होना चाहिए फिर? H अब नीचे इस तरफ आना चाहिए, ठीक है। चलिए जब रिफ्लेक्शन होगा परफेक्ट कंडक्टर से तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फेज चेंज हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले बाहर की तरफ था, अब अंदर की तरफ होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ है, H अब कैसे हो गया देखना है। डायरेक्शन ऑफ वेव ये है,
ई ऐसे अंदर की तरफ आ रहा है तो एच ऐसे ऊपर की तरफ जाना चाहिए, एच अब ऊपर की तरफ ऐसे आ रहा होगा। ठीक है, चलिए यहां से अब अगर रिफ्लेक्शन होता है तो जो ई पहले अंदर की तरफ जा रहा था बाहर की तरफ आ रहा होगा। एच कैसे होगा, ये है डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन, ई ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है, एच ऐसे नीचे की तरफ जाना चाहिए। चलिए देखिएगा, रिजल्टिंग डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन, सोर्स से डेस्टिनेशन तक वेव जा रही है, इस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट हो रही है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन के हमेशा परपेंडिकुलर है। इस वाले पार्ट पर बात करें आप यहां से लेके यहां तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर आ रहा है, यहां बात करें तो अंदर जा रहा है परपेंडिकुलर, यहां बात करें तो बाहर आ रहा है तो परपेंडिकुलर ही ना। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो परपेंडिकुलर, बट मैग्नेटिक फील्ड की बात करें आप यहां पे बोल सकते हो मैग्नेटिक फील्ड दिस प्लस दिस। मैग्नेटिक फील्ड का इस ड्यूरेशन में, इस यहां से यहां तक के ट्रेवल की हिस्ट्री जो है वो ये बोल रही है जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही है उसके डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है पॉजिटिव, उसी डायरेक्शन में होगी। यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर भी उस डायरेक्शन में, ये तो पॉजिटिव ही रह रहा है, हमेशा पॉजिटिव रह रहा है। क्यों पॉजिटिव रह रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का फेज थोड़ी चेंज होना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फेज चेंज होना है। मतलब आप कह सकते हो इस केस में जो डायरेक्शन है वो जेड डायरेक्शन मान के चलूं मैं, तो जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट तो नहीं है कुछ भी, बट जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है कुछ ना कुछ। सॉरी ये जीरो था, ये नॉन जीरो है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट जेड डायरेक्शन में बट इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट जेड डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसवर्स है, इसलिए आप बोलोगे ये कौन सी वेव है, ये है टीई वेव। तो हम ये कह सकते हैं वेव गाइड के अंदर जब भी वेव प्रोपेगेशन हो रहा होता है तो जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट हो रही है उस डायरेक्शन में या तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट या मैग्नेटिक फील्ड का कोई ना कोई कंपोनेंट जरूर होता है, क्योंकि यहां पर जो वेव प्रोपेगेशन हो रहा है वो रिफ्लेक्शंस बाय रिफ्लेक्शंस हो रहा है, इसलिए इन पार्ट्स का जो रिजल्टिंग डायरेक्शन बनेगा उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का कोई ना कोई कंपोनेंट है। इसलिए हम बोल सकते हैं वेव गाइड में टीएम वेव प्रोपेगेशन नहीं हो सकता है, बल्कि आइदर टी और टीएम वेव प्रोपेगेशन होता है। अगर इसके बजाय हम बात कर रहे थे अनगाइडेड प्रोपेगेशन या टू वायर ट्रांसमिशन लाइन या कोएक्सियल केबल, तो उनमें जो प्रोपेगेशन होता था वो कैसा प्रोपेगेशन होता था, टीएम प्रोपेगेशन होता था। चलिए एक बात तो ये वेव गाइड की थोड़ी सी डिफरेंट हमें समझ में आई। दूसरी बात हमें समझ में आई कि यहाँ पर जो प्रोपेगेशन हो रहा है, जो इससे पहले ये भी गाइड करने का काम कर रही थी ना, ये तो अनगाइडेड प्रोपेगेशन किसी मीडियम में, ये भी तो गाइड करके लेके जा रही थी। जो टू वायर ट्रांसमिशन लाइन या कोएक्सियल केबल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को हम गाइड करके लेके जा रहे थे, वो इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट जा रही थी। यहाँ पर यह वोल्टेज या करंट की फॉर्म में नहीं बल्कि खुद पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही जा रही है, रिफ्लेक्शंस बाय रिफ्लेक्शंस। ठीक है, तीसरी चीज जो डायमेंशन होगी इसकी, साइज क्या लेके चलनी है हमें, ये हाइट कितना लेना है, इसका चौड़ाई कितना लेना है, पाइप ही ना एक तरीका है रेक्टेंगुलर पाइप, रेक्टेंगुलर वेवगाइड की हम बात करें, वो डायमेंशंस जिस सिग्नल की को ट्रांसमिट कर रहे होंगे हम, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी कुछ, उस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है वेवलेंथ लैम्बडा, तो लैम्बडा बाई 2 के ऑर्डर में होती है, लैम्बडा बाई 2 का इक्वल होगी या लैम्बडा बाई 2 का डबल ट्रिपल, मतलब लैम्बडा बाई 2 के ऑर्डर में मिनिमम होनी चाहिए। क्यों, क्या क्या रीजन होता है इसके पीछे, वो अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तीसरी चीज अब जो वेवगाइड से रिलेटेड हमें माइंड में रखनी है वो ये है, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है जो माइंड में रखना है हमें, समझ सकते हैं जो अगर मैं ट्रांसमिशन लाइंस की बात करूं, ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू भी तो हम गाइड करके लेके जा रहे होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को, तो ट्रांसमिशन लाइन क्या एज ए फिल्टर एक्ट करती हैं, क्वेश्चन एराइज होता है सबसे पहले, क्या ट्रांसमिशन लाइन एज ए फिल्टर एक्ट करती है, और अगर एज ए फिल्टर एक्ट करती हैं तो ये कौन से फिल्टर की तरह एक्ट करते हैं, लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, बैंड रिजेक्ट फिल्टर, ऑल पास फिल्टर, कैसे फिल्टर, ऑल पास फिल्टर तो फिल्टर नहीं होता फिर। ठीक है, फिल्टर कोई बोल रहा है इसका मतलब वो तो हम फिल्टर कोई ऑल पास फिल्टर हम बोल सकते हैं स्पेशल, लेकिन अगर कोई बोले कि ये फिल्टर की तरह एक्ट करता है तो वो बात करेंगे हम। फिल्टर हम उसको बोलेंगे जो कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज के सिग्नल्स को तो पास आउट करे बट कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज के सिग्नल्स को स्टॉप कर दे। तो अगर मैं टू वायर ट्रांसमिशन लाइन की बात करूं तो हम बोलते हैं ना, टू वायर ट्रांसमिशन लाइन में जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाते हैं तो लॉस बढ़ता जाता है, लोअर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स के लिए हम इसको यूज में लेते हैं। तो ये बहुत लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल हो, फ्रीक्वेंसी बहुत लो हो
या थोड़ी हाई तक हो तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे लॉस बढ़ता जाएगा। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद लॉस इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वेव आगे ट्रांसमिट हो ही नहीं पाएगी। तो 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन एक लो पास फिल्टर है। कोएक्सियल केबल की बात करें तो लो फ्रीक्वेंसी पर इसमें भी कोई लॉस नहीं होता है, इतनी हाई फ्रीक्वेंसी पर भी लॉस नहीं होता, लेकिन और बढ़ाते जाएंगे तो इसमें भी तो लॉस तो होता ही है ना। इसमें भी हालांकि लॉस था लेकिन इतना लॉस नहीं था इतना हाई फ्रीक्वेंसी पर, धीरे धीरे और फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद इसको भी हम यूज में नहीं ले सकते। कोएक्सियल केबल में भी लॉसेस तो होते थे ना, हमें कहते थे आउटर के अंदर बाउंड हो जाते थे लेकिन अंदर तो लॉस होते थे, तो इसलिए धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे तो लॉस इसमें भी बढ़ेगा, लेकिन 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन की कंपैरिजन में कम होते थे, इसलिए ये ज़्यादा फ्रीक्वेंसी तक हम यूज में ले सकते हैं। और एक जनरली जो रेंज होती है कोएक्सियल केबल की वो अप टू 18 गीगाहर्ट्ज हम इसको यूज में लेते हैं। मतलब गीगाहर्ट्ज में भी हम यूज में ले सकते हैं, लेकिन गीगाहर्ट्ज में भी अप टू 18 गीगाहर्ट्ज। और इस फ्रीक्वेंसी पर भी लॉस बहुत ज़्यादा और होते हैं, बल्कि बात करें तो 2, 3, 4, 5 गीगाहर्ट्ज में जब रेंज आ जाती है फ्रीक्वेंसी की तो लॉस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, और 18 के बाद तो नेग्लिजिबल, मतलब ट्रांसमिशन बिल्कुल नहीं हो रहा होगा। तो ये भी लो पास फिल्टर हैं, ये लो पास फिल्टर हैं। अगर वेवगाइड की बात करें तो मैंने अभी बात बताया कि वेवगाइड की जो डायमेंशन है वो λ/2 के ऑर्डर में लेकर के चलनी है हमें। मैंने एक पर्टिकुलर डायमेंशन की वेवगाइड ले ली जिसकी हाइट विड्थ कुछ है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी थी जिसके अकॉर्डिंग λ/2 की वैल्यू जो आ रही है वो 5 सेंटीमीटर आ रही है, तो मैंने इस हिसाब से डायमेंशंस ले ली इसकी 5 सेंटीमीटर के हिसाब से। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे कितनी डायमेंशन एक्चुअल में लेनी होती है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर के हिसाब से मैंने इसकी डायमेंशन ले ली। अब मैं एक सिग्नल ट्रांसमिट करना चाहूं जिसका फ्रीक्वेंसी थोड़ा ज़्यादा हो इससे, जिसके लिए 5 सेंटीमीटर उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो लैम्बडा और कम होगा, लैम्बडा और कम होगा तो λ/2 और भी कम होगा, 5 सेंटीमीटर की जाए 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये तो 5 सेंटीमीटर के डायमेंशन के हिसाब से ली हुई थी हमें, ये ट्रांसमिट होगा। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी कम हो जाए, भाई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी थी, मान के चल रहा हूं मैं, मान लो 1 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, उस पर लैम्बडा कैलकुलेट कर रखा है मैंने 5 सेंटीमीटर। अब इस पर कैलकुलेट मत करने बैठ जाना, मैं एक लेट सपोज कर रहा हूं, बस ऐसे कैलकुलेशन के पीछे नहीं जा रहा मैं अभी, ठीक है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को कम करता हूं 1 मेगाहर्ट्ज की बजाय मैं 990 किलोहर्ट्ज कर देता हूं, तो मेरा जो लैम्बडा होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम हुई थी, लैम्बडा इक्वल टू c/f होता है ना, फ्रीक्वेंसी कम हुई तो लैम्बडा बढ़ेगा, लैम्बडा बढ़ेगा तो λ/2 भी बढ़ेगा, लैम्बडा/2 5 सेंटीमीटर की बजाय 6 सेंटीमीटर हो गया। अगर 6 सेंटीमीटर हो गया तो जो वेवगाइड 5 सेंटीमीटर के डायमेंशंस के हिसाब से मैंने पकड़ी हुई थी वो हमारे इस फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को ट्रांसमिट नहीं कर पाएगी। इस फ्रीक्वेंसी के सिग्नल के लिए तो डायमेंशन ज़्यादा होनी चाहिए मेरे वेवगाइड की, इसलिए हम कह सकते हैं कि वेवगाइड जो होता है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, जो पर्टिकुलर डायमेंशन लेनी है मैंने, कोई पर्टिकुलर वेवगाइड जो होगा एक फ्रीक्वेंसी या उससे ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को तो ट्रांसमिट करेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी कम होने पर जो सिग्नल्स, मतलब उस फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कम के फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को ट्रांसमिट नहीं करेगा। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा के सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है उसको हम बोलते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगले लेक्चर में हम इन्हीं सब चीज़ों का, ये जो चीज़ें डिस्कशन की है मैंने, इन्हीं सब के रीजंस के साथ डिस्कस करने वाले हैं। हम वेवगाइड को 2 मोड्स में फिर डिस्कस करने वाले हैं, टी मोड ऑफ वेव प्रोपेगेशन, टीएम मोड ऑफ प्रोपेगेशन, दोनों में कुछ पैरामीटर्स डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट 2 लेक्चर्स और में हम इसको कवर करने का ट्राई करेंगे, उसके बाद फिर हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।